गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। हम लोग आज बैक्टीरियल डिजीज का जो पीवाईक्यू आए हुए हैं, घटना चक्र में दिए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 42 क्वेश्चन आए हुए हैं इस एक टॉपिक से, तो आप समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और इससे एग्ज़ाम में ये कन्फर्म है क्वेश्चन आता ही आता है। अगर इस बार भी देखा जाए तो एक डिजीज से क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में पीसीएस में, पैथोजन वाला। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, ये इससे सवाल हमेशा आते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो क्लास देखिए, आपको ये क्लास फिर और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ क्लास में चीज़ें एक्स्ट्रा बताई हुई जो इन फ्यूचर आने वाले एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ठीक है, तो बाकी स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, देखते हैं इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी दिया जाएगा। बाकी तो सब कुछ पढ़े हुए ही हैं, जो आए हुए हैं उन्हीं के इर्द गिर्द सवाल पूछा गया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने कवर नहीं किया है क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फूड पॉइजनिंग इज़ ड्यू टू। ठीक है, फूड पॉइजनिंग कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, या जो भी इसमें ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं इनमें से किससे होता है। ठीक है, इकोलाई। इकोलाई सबसे पहले तो यही पता करना है क्या है, कि बैक्टीरिया है। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। साल्मोनेला बैसिलाई ये भी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना साल्मोनेला टाइफी, तो साल्मोनेला जो है सेम जीनस, टाइफी वाला जो स्पीसीज है उसी का जीनस साल्मोनेला बैसिलाई भी है। ठीक है, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास भी एक बैक्टीरिया है। कैंडिडा, कैंडिडा बैक्टीरिया नहीं, एक फंजाई है। ठीक है, जब फंजाई पढ़ेंगे हम लोग तो इसकी डिटेलिंग करेंगे कैंडिडा से किस टाइप की डिजीज होती है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जब आए तो उसमें आप देखिए कि दिया क्या है। ठीक है, ये बैक्टीरिया दिया है कि वायरस है कि फंजाई है या प्रोटिस्टा है, जो भी है सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है किससे होता है। तो हमने पढ़ा था फूड पॉइजनिंग जो है मेनली बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया में भी सबसे अगर देखा जाए तो जैसे साल्मोनेला ग्रुप के जो बैक्टीरिया थे, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जैसे हो गया, तो इसमें क्या होता, टाइफाइड होता था। टाइफाइड में क्या होता था कि इन्फेक्शन होता था और वाटर कंटामिनेशन से ही इन्फेक्शन होता था। तो अगर देखें तो इसका इन चारों में से सबसे अच्छा आंसर जो होगा साल्मोनेला बैसिलाई होगा। ई कोलाई क्यों नहीं होगा? ई कोलाई क्या होता है कि ई कोलाई जैसे हमारे गट में पाया जाता है। ठीक है, तो ई कोलाई जो है हमको हेल्प करता है डाइजेशन में, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये वाइटमिन्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है हमको। ठीक है, ये हमारे गट में रहता है, गट यानी आंतों में हमारे रहता है ये बैक्टीरिया, और डाइजेशन में हेल्प करता है, वाइटमिन्स में हेल्प करता है, और ये हार्मफुल जो जर्म्स एक्स्ट्रा जो आते हैं बाहर से, उनको भी ये किल करने में हेल्प करता है बॉडी की। ठीक है, तो ई कोलाई को ऐसे कह सकते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल ज़्यादा है, इसका जो है वो हार्मफुल इफेक्ट कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ई कोलाई जो है वो इन्फेक्शन नहीं करता। इसके जो कुछ स्ट्रेन हैं वो इन्फेक्शन करते हैं, जैसे यूटीआई में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, तो इनकी वजह से इकोलाई की वजह से हो सकता है, लेकिन उससे फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। स्यूडोमोनास क्यों नहीं होगा? स्यूडोमोनास से भी यूटीआई होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, सर्जरी के बाद जो होता है कभी कभी चांसेस होते हैं कि इसके इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, निमोनिया हो सकता है इससे, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, अदर पार्ट में इससे इन्फेक्शन हो जाता है। फूड पॉइजनिंग के केसेस बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है कैंडिडा, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है कैंडिडा। कैंडिडा पहली बात तो फंजाई है। ठीक है, और ये एक स्किन डिजीज कॉज करता है। ठीक है, कैंडिडा स्किन डिजीज कॉज करता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसमें सबसे सटीक आंसर क्या होगा? साल्मोनेला बैसिलाई। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं, कि साल्मोनेला इन्फेक्शन बैक्टीरियल डिजीज द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, साल्मोनेला इज a group of bacteria that cause typhoid fever, food poisoning, gastroenteritis। ठीक है, मतलब कि आंतों में या पेट में जो इन्फेक्शन होता है उसको। ठीक है, जहाँ TIS लग जाता है, ठीक है, वहाँ मतलब होता है कि इन्फेक्शन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इंटेरिक फीवर मतलब आंतों का बुखार हो जाता है, तो ये साल्मोनेला बैसिलाई के होता है फूड पॉइजनिंग में, और उसके सिम्टम्स दिए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फूड पॉइजनिंग या बॉटुलिज्म दिया हुआ है। अब फूड पॉइजनिंग नॉर्मल होता है, एक होता है बॉटुलिज्म। ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था एक क्लास में ही, बॉटुलिज्म को हमने 10 मिनट पढ़ा था। तो बॉटुलिज्म इज काज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ अ स्पीसीज ऑफ। ठीक है, तो पूछा है कि बॉटुलिज्म कौन से या स्पीसीज से होता है,
तो सबसे पहले याद रखना है कि बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब कौन से स्पीसीज से, तो हमने पढ़ा था क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से बैक्टीरिया होता है, जो है बोटुलिज्म होता है। लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस होता है कर्ड मेकिंग में यूज करते हैं हम लोग, चीज़ मेकिंग में इसका यूज़ किया जाता है, हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। एजोडोबैक्टर हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है, एजोडोबैक्टर का यूज होता है। राइजोबियम क्या पढ़ा था हमने, ये भी सिम्बायोसिस बनाता है किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट यानी जो दाल मटर वाले प्लांट हो गए उनके साथ ये सिम्बायोसिस बनाता है, और वहाँ पे क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन रिलेट करके इस क्वेश्चन को करना चाहें, जैसे आपको नहीं पता है, ठीक है, कि हमको कैसे ये क्वेश्चन करना है, तो आप सबसे पहले देखिए कि एजोडोबैक्टर हमने कहाँ पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। लैक्टोबैसिलस हमने कहाँ पढ़ा था, कर्ड मेकिंग में, ठीक है। राइजोबियम हमने कहाँ पढ़ा था, सिम्बायोसिस में, और ये सिम्बायोसिस करके क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ऐसे ही ये तीनों ऑप्शन निकल गए, बचा क्या, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से ये फूड पॉइजनिंग होता है। या बाकी हमने इसको अच्छा डिटेलिंग में किया भी था, इसके सिम्टम्स वगैरह सब हमने इस क्लास में कर लिए हैं। यहाँ पे दोबारा करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बॉटलिज्म हो गया, बॉटलिज्म इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बहुत आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बॉटलिज्म इज़, ठीक है, पूछा बॉटलिज्म इज, तो मैंने बताया था बॉटलिज्म क्या है, इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, इसमें क्या होता है, एक टॉक्सिन रिलीज होता है, इसीलिए इस पे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो नहीं काम करती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो क्लॉस्ट्रीडियम के इन्फेक्शन में या बॉटुलिज्म जब होता है तब एंटीबायोटिक नहीं, एंटीटॉक्सिन काम करती हैं, एंटीटॉक्सिन दी जाती है, एंटीबायोटिक नहीं। तो बॉटुलिज्म क्या है, फूड बॉर्न इन्फेक्शन नहीं, फूड बॉर्न इन्फेक्शन नहीं है, फूड बॉर्न तो है, फूड से ही तो होता है बॉटुलिज्म, ठीक है, कैंड फूड वगैरह जैसे हो गए तो फूड से ही होता है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं है। उसके बाद पूछा वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, नहीं, वाटर से नहीं होता है, फूड से होता है, तो ये ऐसे गलत हो गया, ठीक है। वाटर बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, नहीं, वाटर से नहीं, फूड से होता है। अब इसमें बी ऑप्शन देखिए, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, मतलब कि टॉक्सिन के रिलीजन से जो डिजीज होता है वो होता है बॉटुलिज्म, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं, टॉक्सिकेशन यानी टॉक्सिन रिलीज होता है, कौन सा, बॉटुलिज्म टॉक्सिन जो है रिलीज होता है, ठीक। अब इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम और क्लॉस्ट्रीडियम बैरटालाई, ठीक है, ये दोनों एक्स्ट्रा हैं, इनको नाम याद करना है, कभी भी ये पूछ सकता है। अभी यूपीपीएससी 2021 का ही मतलब लेटेस्ट ही क्वेश्चन है ये। तो ये बॉटुलिज्म पे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, पहले पूछ लिया किससे होता है, उसके बाद उसका इंटॉक्सिफिकेशन है कि इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे देखिए कैसे क्वेश्चन वही आ रहे हैं बार बार, लेकिन उसका थोड़ा सा डिटेलिंग कर दे रहा है। तो अब इसके लिए क्या करना है कि एक बार ही आप डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है, ये नहीं कि आप घटना चक्र में पढ़ लिए, इतना डिटेल में दिया हुआ है बस इतना पढ़ लिए और अगली बार कुछ और क्वेश्चन आ गया उससे, तब आप उसको आके फिर दोबारा घटना चक्र में पढ़ रहे हैं, तो इसका करने का कोई मतलब नहीं है। एक बार अच्छे से डिटेल में आप पढ़िए, कहीं से क्लास कर लीजिए अच्छी, मैंने क्लास में बताया हुआ है सब एकदम डिटेलिंग में, ये सब मैंने बताया, फूड बॉर्न बॉटुलिज्म क्या होता है, वुंड बॉटुलिज्म क्या होता है, इन्फेंट बॉटुलिज्म क्या होता है। इसके अलावा भी मैंने इसमें और डिटेलिंग में बॉटुलिज्म में पढ़ाया था कि कौन कौन से और बॉटुलिज्म होते हैं, ठीक है। इनहेलेशन बॉटुलिज्म मैंने बताया हुआ है, इलेक्ट्रोजेनिक बॉटुलिज्म बताया हुआ है, ठीक है, वो सब आपको क्लास में करेंगे तो सब आपको मिल जाएगा पूरी क्लास में, ठीक है। उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बॉटुलिज्म। चौथा क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि डिप्थीरिया के लिए डीपीटी वैक्सीन एक हमने पढ़ा था, ठीक है, डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, पर्ट्यूसिस काली खांसी, डिप्थीरिया गला घोंटू, टिटनेस जो है लॉकजा, ठीक है, ये टिटनेस, इसके लिए एक वैक्सीन लगती थी डीपीटी वैक्सीन। तो अब यहाँ पूछा, ये नहीं पूछा है कि डीपीटी वैक्सीन किस में लगती है, इससे पहले जब आप देखेंगे यही पूछा है क्वेश्चन कि डीपीटी वैक्सीन किसके लिए लगती है, ठीक है, डिप्थीरिया, वोपिंग कफ और टिटनेस, 2013 में ये क्वेश्चन आया। अब पूछा है डिप्थीरिया वैक्सीन जो लगती है वो किस टाइप की वैक्सीन है, ठीक है, कौन सा टाइप है वैक्सीन का। तो वैक्सीन के भी कई टाइप है, जैसे वायरल वेक्टर वैक्सीन बनती है, mRNA वैक्सीन बनती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनती है, टॉक्सॉइड वैक्सीन बनती है। तो उसमें से पूछा है कि डीपीटी किस टाइप की वैक्सीन है, ठीक है। डीपीटी है टॉक्साइड टाइप की वैक्सीन, ये टॉक्साइड टाइप की, इसमें होता क्या है कि जो
इस बैक्टीरिया से, डिप्थीरिया मान लीजिए जिस बैक्टीरिया से होता है, जैसे साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी का जो टॉक्सिन रिलीज होता है, उस टॉक्सिन को हम थोड़ा वीकेंड कर देते हैं, ठीक है, वीक कर लेते हैं, उसका पावर को कम कर देते हैं, और फिर उससे एक हम वैक्सीन बनाते हैं, उस वैक्सीन को दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं टॉक्साइड टाइप ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, टॉक्साइड टाइप ऑफ वैक्सीन। अब अगर मैं वायरल वेक्टर, mRNA वेक्टर, लाइव ट्रेन वेक्टर, इन सब का बताऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, क्लास ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक 10 मिनट की क्लास में मैं टाइप ऑफ वैक्सीन जो है उसको उसमें कवर कर दूंगा, एक बार के लिए आपको हो जाएगा। उसमें सब एग्जाम्पल सहित कौन से डिजीज़ में कौन सी वैक्सीन लगती है, उसका कौन सा टाइप है, उस एक क्लास में, एक 10 मिनट की छोटी सी क्लास में आपको करा दूंगा मैं। तो आपका एक जगह पे हो जाएगा, एक बार आप नोट कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल याद रखना है इतना यहाँ पे, डिप्थीरिया जो है वो टॉक्साइड वैक्सीन है। टॉक्साइड वैक्सीन क्या होता है कि वीकेंड टॉक्सिन होता है, जिसको हम वैक्सीन में यूज करते हैं और फिर उससे हमको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। तो डिप्थीरिया वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थीरी इलनेस कॉज्ड बाय कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, इट यूज हैज़ रिजल्टेड अ मोर देन 90% डिक्रीज नंबर ऑफ केसेस ग्लोबली बिटवीन 1980 टू 2000, ठीक है। उसका पूछा डीपीटी वैक्सीन किसके प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, तो पता है डीपीटी वूपिंग कफ को ही पर्ट्यूसिस कहते हैं, ठीक है, पर्ट्यूसिस। तो डीपीटी ये याद रखना है, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ठीक है। उसके बाद फिर वही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, डीपीटी वैक्सीन किसके लिए यूज़ किया जाता है, फिर ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किसके लिए यूज़ किया जाता है, वही सेम क्वेश्चन आर में पूछा गया है, ठीक है, कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या घुमा के आया नया, कि जो डिप्थीरिया की वैक्सीन होती है वो किस टाइप की होती है। अब जैसे टॉक्साइड है, ठीक है, अब क्या पूछ लेगा कि टॉक्साइड क्या होता है, पूछेगा ये। अब ऐसे पूछ लेगा डिप्थीरिया में जो डिजेनरेटिव वैक्सीन होती है टॉक्साइड टाइप की होती है, टॉक्साइड क्या होता है, ठीक है, उसका डिफिनेशन पूछ लेगा एक लाइन में। तो क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। इसलिए डिटेलिंग करना जरूरी है, इन्हीं PYQ की ही डिटेलिंग करनी है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं याद करना है, ठीक है। उसके बाद है कि डीपीटी वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर, ठीक है, तो डिप्थीरिया में किया जाता है, वूपिंग कफ में किया जाता है, टेटनस में किया जाता है, पोलियो में नहीं किया जाता है, ठीक है। पोलियो का टीका अलग से लगता है, पोलियो वैसे भी एक वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरल डिजीज है। तो ये हम लोग वायरस से पढ़ेंगे करेंगे। फिर वही सेम क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन जो होता है चाइल्ड को प्रिवेंट करने के लिए किस में दिया जाता है, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस। देखने में मतलब वही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये क्या कॉज करता है, तो इससे 2 डिजीज होती है, निमोनिया और फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रंस, ठीक है। मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन की जो झिल्ली होती है, ब्रेन की जो ऊपरी परत होती है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होता है ब्रेन का, उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है इस बैक्टीरिया से तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। निमोनिया आपको पता है कि लंग्स में इन्फेक्शन होता है, एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज है वो रुक जाता है, जिससे फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो ये निमोनिया आपको पता है, तो इससे याद रखना दोनों ही सही है इसमें आंसर। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से क्या होता है, मेनिंजाइटिस भी होता है और निमोनिया भी होता है, ठीक है। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन कॉज मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन। Influenza is responsible for a wide range of localized and invasive infection, typically in infants and children, including pneumonia, meningitis और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है, इससे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा कॉमनली नोन एज द फ्लू इज एन इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, ये कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। एक आपने इन्फ्लुएंजा सुना होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, जो कॉमन कोल्ड होता है हमको, या फ्लू जिसको बोलते हैं, वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से, और ये इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसको वायरस से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया, ठीक है। ये देखिए एक टाइप ऑफ वैक्सीन आया, तो टाइप ऑफ वैक्सीन जो है मैं उसमें कवर करा दूंगा एक 10 मिनट की क्लास में, ठीक है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ बताएंगे तो अच्छे डिटेलिंग हो भी नहीं पाएगी और कुछ छूट भी जाएंगी बातें, एक बार में एक जगह पे सब मैं डिटेलिंग करवा दूंगा, ठीक है। इसको देखते हैं दीज। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, IAS 2020 में, अब आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको मान लीजिए एकदम नहीं पता है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन पढ़े हमको आता नहीं है कैसे सॉल्व करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस, ठीक है। तो आपको आंसर नहीं पता है तो आप अभी होल्ड पे रखिए।
उसके बाद है सेकंड है कि डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, यानी एंटीबायोटिक पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अगर हम इस वैक्सीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको ये नहीं पता, ठीक है, होल्ड पे रखिए। फिर दिया दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, नो साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब जैसे अभी कोविड वैक्सीन जब चल रहा था तो आपने सुना होगा कि कोविड वैक्सीन में ये एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या ये कोविड वैक्सीन जो है 70% इफेक्टिव है, कोई कोविड वैक्सीन 90% इफेक्टिव है। तो इससे आप ये सवाल आया भी इसीलिए है 2020 में। ठीक है, उस टाइम कोविड के टाइम। तो इसमें क्या है कि आपको ये दिमाग में रखना है कि कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। ठीक है, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं, कोई ऐसी वैक्सीन बनी ही नहीं जिसके जीरो साइड इफ़ेक्ट हो। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन देखें तो गलत है। हम यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि भाई कोई ऐसी वैक्सीन बनी ही नहीं होती है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो अगर इसको ऑप्शन 3 गलत कर दें तो 3 यहाँ से हट गया, 3 यहाँ से हट गया, अब बचा क्या, ओनली 1 और 1 एंड 2 ओनली। अब इसमें देखेंगे तो 1 दोनों में है। ठीक है, तो 1 1 दोनों में है, तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब हमको चेक करना है दूसरा स्टेटमेंट। तो अब जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में क्या होता है कि जैसे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और वो उसके ऊपर कोई एक एंटीबायोटिक जो है काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए कुछ अलग से वैक्सीन तैयार की जाती हैं जिससे उस बैक्टीरिया को किल किया जा सके। ठीक है, तो ये निमोनोकोकल जो कॉन्जुगेट वैक्सीन था इंडिया में यूज किया गया था, ये इसीलिए था। ठीक है, जैसे दूसरा पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, ये आपको इसमें इसे ये लाइन याद रखनी है कि कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है उसको। ठीक है, अब आपको एक चीज़ में और याद करनी है कि ये जो निमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है ये यूज किया जाता है निमोनिया मेनिंजाइटिस और सेप्सिस के लिए। अब क्वेश्चन जो है आरओ में आईएएस का बहुत रिपीट होता है। ठीक है, अभी 2023 का ही पेपर आप उठा के देख लीजिए, जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं वो आप देखेंगे कि सीधा आईएएस का पीवाईक्यू से ही आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अब याद रखना क्या है कि निमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव वैक्सीन है किसके अगेंस्ट, निमोनिया के अगेंस्ट, मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट और सेप्सिस के अगेंस्ट। ठीक है, बाकी डिटेल में इस वैक्सीन की हम लोग उस वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। ठीक है, वायरल डिजीज़ इनमें से कौन सी नहीं है। अब हमने पढ़ा नहीं है मिजल्स क्या होता है, ठीक है, आपको नहीं पता, छोड़ दीजिए। अभी हमने वायरस पढ़ा नहीं है, पोलियो नहीं पता, छोड़ दीजिए। रेबीज नहीं पता, छोड़ दीजिए। हमने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, तो ये आपको पता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं कि भाई वायरल डिजीज नहीं है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है बैक्टीरियल डिजीज है, तो कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, बाकी इन सब तीनों को हम वायरस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रेसी। ठीक है, बोथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रेसी। तो हमने कल जब ट्यूबरकुलोसिस जो हम क्लास में पढ़ रहे थे तो आपको मैंने उसमें 4 दवाइयों के नाम बताए थे। एक दवा ये थी आइसोनियाजिड, दूसरी थी रेफाम्पिसिन, और तीसरी दवा मैंने आपको एक बताई थी पायराजिनामाइड। ठीक है, पायरिजिनामाइड, और चौथी दवा मैंने आपको बताई थी इथेम्बुटोल। ठीक है, इथेम्बुटोल। ये 4 दवा मैंने आपको बताई थी कि 4 दवा आपको याद रखनी है। तो इसमें देखिए 2 दवा तो आई हुई है, अब ये 2 दवा कभी भी पूछ सकती है। ठीक है, तो ये दोनों तो याद ही रखनी है, साथ साथ ये दोनों भी याद रखनी है। तो अब इसमें से ट्यूबरकुलोसिस का अगर लिए पूछा जाए तो ये दोनों तो हमने पता था ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है। ठीक है, ये तो पता है, ये हमने पढ़ा था। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक है, ये भी सब एंटीबायोटिक ही है। ठीक है, अब ये जो है पी अमीनो सैलिसिलिक एसिड ये यूज किया जाता है दोनों के इलाज के लिए। ठीक है, दोनों के इलाज के लिए किसका यूज किया जाता है, पी अमीनो सैलिसिलिक एसिड। इसको ट्यूबरकुलोसिस में भी दिया जाता है और लेप्रोसी में भी दिया जाता है। तो पी अमीनो सैलिसिलिक एसिड इज एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हमने ये भी बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस इंडियम जो है सबसे ज़्यादा
प्रॉब्लम है, कंसर्न है सबसे बड़ा, क्योंकि इससे डेथ वगैरह ज़्यादा हो रही हैं। और दूसरी चीज़ है ड्रग रेजिस्टेंस भी इससे हो रहा है, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी इससे हो रहा है। तो ये हम इंडिया के लिए कंसर्न सब्जेक्ट, कंसर्न का विषय है, ठीक है। उसके बाद दिया कि WHO के हिसाब से डेथ ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल टुडे इज, तो ये जो 1996 क्वेश्चन है, उस टाइम पे डेटा क्या था, अब डेटा हो सकता है चेंज हो गया हो, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट क्वेश्चन ये इसको नहीं ही याद करने होते हैं। ये इस टाइम का आप डेटा देख लीजिए कि क्या है डेटा इस टाइम पे, ठीक है। एवरी 5 लाख ऑफ इंडियन डाई ऑफ अ डिजीज आइडेंटिफाई ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये भी उसी टाइम का क्वेश्चन है। अब उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कास्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम इसलिए बोला था कि कोई भी आप डिजीज सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले आपको यही याद करनी है कि ये डिजीज होती किससे है, बैक्टीरिया से कि वायरस से, ठीक है। मैंने आपको बताया था निमोनिया, टिटनेस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, गोनोरिया, सिफिलिस, वोपिंग कफ, मेनिंजाइटिस, बोटुलिज्म, सिजोलोसिस, एंथ्रैक्स, प्लेग, रूमेटिक फीवर, ये सब किससे होते थे, बैक्टीरिया से होते थे। पूरी लिस्ट मैंने दिया हुआ है, ठीक है, पूरा सिम्टम्स उसका प्रिवेंशन बताया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि कॉज्ड बाय बैक्टीरिया क्या है। तो सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस, हमें मैंने पढ़ा कि टीबी ही होता है बैक्टीरिया से, पोलियो नहीं होता है, वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोटिस्टा है। मलेरिया हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय, फिर से वही सेम क्वेश्चन, बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद है नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, आरओ का क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्वेश्चन दोबारा मुझे लग रहा है रिपीट किया जा सकता है इसमें से कुछ घुमा के। अब देखिए कैसे, इसमें पूछा है ऑटो इम्यून डिजीज जो है रिमोटॉयड आर्थराइटिस है, ठीक है। रिमोटॉयड आर्थराइटिस आर ए, ठीक है, एक आर ए फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी की इम्यून सिस्टम जो होती है वो अपने ही मसल्स पे जाके, अपने ही प्रोटीन पे जाके अटैक करने लगती हैं, जिससे होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो तब इस केस में क्या होता है, जो आर ए फैक्टर होता है हमारा वो इंक्रीज कर जाता है। तो अगर आर ए फैक्टर ब्लड टेस्ट में ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि उस पर्सन को रिमोटॉयड आर्थराइटिस है, ठीक है। इसमें जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, जॉइंट्स जो होते हैं वो बेंड कर जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां जो हैं अगर ऐसे हैं तो टेढ़ी हो जाएंगी जॉइंट से, ठीक है। घुटनों में दर्द होगा जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स होंगे, उसके बाद धीरे धीरे मसल्स में भी पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ऑटो इम्यून टाइप की डिजीज़ है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद दिया जेनेटिक डिजीज जो है ट्यूबरक्लोसिस, ये तो पता है हमको कि जेनेटिक डिजीज नहीं है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, जेनेटिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया आपको पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद दिया है स्केबीज, स्केबीज एक माइट से होता है, तो ये सही बात है। अब स्केबीज क्या होता है, कौन से माइट से होता है, तो ये माइट का नाम आपको याद रखना है, सैरकेप्टस। सरकेप्टस एक जीनस का माइट मतलब है जिससे ये डिजीज होती है, ठीक। इसमें होता क्या है, एक स्किन डिजीज है, सबसे पहले स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज है। इसमें स्किन में रैशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस जो है इचिंग होती है, इचिंग मतलब खुजली होती है, ठीक है। तो इससे इन्फेक्शन जो है ये एक दूसरे से दूसरे में भी जा सकता है, ठीक है। अगर किसी को ये स्केबीज हुआ है, ठीक है, और किसी कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक इन्फेक्शियस डिजीज है, पर्सन ए को है तो पर्सन बी को भी हो जाएगा, ठीक है। किससे होता है, माइट से होता है। माइट का नाम याद रखना है कि सारकेप्टस, ठीक है, सारकेप्टस। उसके बाद मेंटल डिजीज एक है सीजोफ्रेनिया, ठीक है, सीजोफ्रेनिया, तो ठीक बात है कि मेंटल डिजीज। सीजोफ्रेनिया क्या होता है, सीजोफ्रेनिया होता है एक मतलब मेंटल डिसऑर्डर है, इसमें हेलुसिनेशन होने लगता है, ठीक है, हेलुसिनेशन हेलुसिनेशन होने लगता है और डिल्यूजन्स होने लगते हैं। हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स क्या होते हैं, जैसे जो चीज़ें नहीं हैं वो भी दिखाई देंगी, जो चीज़ें नहीं सुनाई दे रही वो भी उस पर्सन को सुनाई देने लगती हैं, जो चीज़ें नहीं स्मेल आ रही उसको उस चीज़ की भी स्मेल आने लगेगी, तो इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। डिल्यूजन मतलब क्या होता है कि कुछ भी सोच रहा है बिना किसी थिंकिंग के, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सोच रहा है, तो ऐसे मतलब जो चीज़ें नहीं है वो भी आदमी बोलने लगता है, इसको बोलते हैं डिल्यूजन में जी रहा है या डिल्यूजन में रह रहा है, इसको हेलुसिनेशन हो रहा है। ऐसे बहुत आपने कॉमन वर्ड सुने होंगे ये, ठीक है। तो ये मेंटल डिजीज क्या होता है, सीजोफ्रेनिया क्या होता है, ये मेंटल डिसऑर्डर है, इसमें ये सब होता है। तो अब इससे ये सब क्वेश्चन आ सकता है इस बार इन्हीं ऑप्शंस में ही उठा के कि मेंटल डिजीज में हेलुसिनेशन किसका सिम्टम होता है, सीजोफ्रेनिया का होता है कि नहीं, या सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या हैं, कौन से माइट के काटने से स्केबीज होता है, स्केबीज किस टाइप किसकी डिजीज है, स्किन डिजीज है कि स्टमक डिजीज है कि इंटेस्टाइनल डिजीज है या फीवर होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तो ये इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये याद रखनी है।
उसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। विडाल टेस्ट हमने पढ़ा था किसके लिए था, टाइफाइड के लिए था, ठीक है। मॉन्टॉक्स टेस्ट जो होता है ये टीबी के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा फोर आर्म है, ठीक है, यानी हाथ में, ठीक है, हमारे हाथ में एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें ट्यूबरकुलिन, ठीक है, ट्यूबरकुलिन, ठीक है, ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है हमारे फोर आर्म से, ठीक है। और उसके बाद 48 से 72 घंटे तक के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आके चेक करते हैं उसकी रीडिंग, अगर 5 मिलीमीटर से कम है, ठीक है, तो वो निगेटिव है, इसका मतलब है कि उसको टीबी नहीं है। और अगर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा आया है इसका टेस्ट, ठीक है, इसका मतलब उस बंदे को टीबी है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका टेस्ट किया जाता है स्किन में टीबी के लिए, याद रखना है आपको कि स्किन में टीबी के लिए। और इसमें एक ऐसे बम्प होता है, जैसे जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा वहाँ पे ऐसे एक सूजन टाइप का हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए फोर आर्म है ये, तो यहाँ पे ऐसे एक स्वेलिंग टाइप का हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि अगर इस ये रेट आया तो 5 मिलीमीटर से कम या ज़्यादा, तो उससे पता चलता है कि इसको टेस्ट में टीबी है या नहीं है, ठीक है। एक टाइप का इंजेक्शन इसमें यूज किया जाता है ट्यूबरकुलिन, ठीक है, ट्यूबरकुलिन ये याद रखना है। ट्यूबरकुलिन किस में यूज किया जाता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट में। बाकी रॉबर्ट टेस्ट, कांस टेस्ट जो है ये जब वही वैक्सीन के टाइप वाले कराएंगे तो उसमें ये सब कवर मैं करवा दूंगा, ठीक है, नहीं तो आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद बीसीजी वैक्सीन इज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ, तो हमने पढ़ लिया है ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका पूरा नाम याद रखना है आपको बीसीजी वैक्सीन का। बीसीजी वैक्सीन किसको दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं उसके तुरंत बाद बच्चों को इस वैक्सीन का डोज दे दिया जाता है, ठीक है, इस वैक्सीन का डोज तुरंत दे दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू निमोनिया, टिटनेस, वूपिंग कफ, टीबी, तो फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, टीबी में दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन मस्ट बी प्रोक्योर्ड टू अ न्यू बॉर्न बेबी विद इन जस्ट आफ्टर द बर्थ, मैंने बताया अभी कि तुरंत जन्म के बाद बीसीजी वैक्सीन का टीका दे दिया जाता है, ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द विच इज करेक्टली मैच, ठीक है। स्कर्वी थायमिन, नहीं, स्कर्वी थायमिन से नहीं होता है। स्कर्वी जो होता है एक विटामिन सी डिफिशियंसी से होने वाला बीमार रोग है, विटामिन सी यानी स्कॉर्बिक एसिड। जब विटामिन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये हम बताएंगे, करेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से। ट्यूबरकुलोसिस एटीएस, नहीं, ट्यूबरकुलोसिस जो है एटीएस नहीं है, एटीएस मतलब कि एंटी टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन नहीं होता है ट्यूबरकुलोसिस में, आपको पता है इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन होता है। टिटेनस, बीसीजी के लिए टिटेनस का टीका नहीं दिया जाता है, डीपीटी का टीका दिया जाता है। बीसीजी किसके लिए दिया जाता है, टीबी के लिए। मलेरिया क्लोरोकिन, ये सही बात है। क्लोरोकिन क्या है, एक दवा है जिसको मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अभी हैं चीज़ें जो हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको लगेगा जो मैंने नहीं पढ़े हैं अभी, ठीक है। जो हम लोग क्लास करेंगे इसको सब अच्छे से डिटेल में करेंगे कि क्या होता है स्कर्वी, थायमिन, मलेरिया, क्लोरोकिन क्या है, ये सब बताऊँगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये सब, ठीक है। उसके बाद द डिजीज टेटनस इज ऑल्सो नोन एज लॉकजा, ये हमने पढ़ा था। गैंग्रीन नहीं होता है, सिंजल्स नहीं होता है, वूपिंग कफ नहीं होता है, ठीक है। लॉकजा, टिटनेस में मैंने बताया था कि टिटनेस क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। उसके बाद इसमें जो है फेस पे या मसल्स जो होती हैं वो स्पाज्म होने लगती हैं, वो अकड़ने लगती हैं, ठीक है, उसमें स्टिफनेस आने लगती है। धीरे धीरे जितनी मसल्स होती हैं सब अकड़ जाती हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, फेस से स्टार्ट होती है। जो जॉ होता है हमारा वो खुलना ही बंद हो जाता है, मतलब एकदम से बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लॉक जॉ, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉक जॉ, ठीक है। जो पर्सन्स की नेक होंगी और जॉ की मसल्स होंगी एकदम वो बंद हो जाएंगी, खुलेंगी ही नहीं, स्टिफ हो जाएंगी वहाँ की मसल, ठीक है। तो इससे जो है वो आदमी को बहुत दिक्कत होती है, बाद में अगर उसका इलाज ना किया जाए तो दिक्कत हो सकती है और उसको ब्रीदिंग वगैरह में फिर प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए इसका डीपीटी का टीका लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड मॉस्कीटो बाइट, ठीक है, कि नहीं होता है मॉस्कीटो बाइट से, मच्छर के काटने से कौन सी चीज़ में से नहीं होती है, ठीक है। तो हमने येलो फीवर पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है छोड़ दीजिए। डेंगू पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। मलेरिया पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। हमको ये पता है कि प्लेग जो है वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। प्लेग किससे होता है, बैक्टीरिया से। तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, ये रोडेंट से होता था, हमने पढ़ाया था ना, पढ़ता था हमने पढ़ा था कि रोडेंट से जो है वो प्लेग की बीमारी होती है, ठीक है, एक बैक्टीरियल डिजीज है।
तो आपको कमेंट करके बताना है कि मैंने प्लेग जो है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये ज़रूर बताइए कमेंट करके, इसको मैंने बताया हुआ है, आ भी सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बाकी येलो फीवर, डेंगू क्या होता है, मलेरिया क्या होता है, जब हम लोग वायरस और फंजाई पढ़ेंगे तो उसमें बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और याद रखनी कि प्लेग ये बुबोनिक फॉर्म डेवलप बुबोनिक फॉर्म ऑफ प्लेग, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये वर्ड जो है बुबोनिक जो है ये प्लेग से रिलेटेड है। उसके बाद है कि मैचिंग करना है बाय एयर, बाय वाटर, बाय कांटेक्ट, बाय वुंड, टिटनेस, टीबी, कॉलेरा, सिफिलिस, ठीक है। तो बाय एयर, ठीक है, यानी जो एयर ड्रॉपलेट से आए, एयर ड्रॉपलेट से कौन आएंगे, जैसे कोई रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो वो ज़्यादा चांस है कि एयर से उसको एक दूसरे को दिया जा सके, ठीक है, मतलब दूसरा कांटेक्ट में आ सकता है, जैसे खांसी करने से, ठीक है, या छींकने से, ठीक है। तो ये सब एयर ड्रॉपलेट जो हैं हवा में जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा इसमें कौन सा होगा, टिटनेस हमने पढ़ा था, टिटनेस में ऐसा तो होता नहीं है कुछ कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो, ठीक है। कॉलरा हमने पढ़ा था कि ये इसमें क्या है, ये आंतों की बीमारी है या पेट की बीमारी है। सिफिलिस ये पढ़ा था हमने, एसटीडी है, ठीक है। तो टीबी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लंग्स इसमें इन्फेक्टेड होता है तो एयर जो हो जाएगा वो टीबी हो जाएगा। वाटर यानी वाटर कंटामिनेशन या फूड कंटामिनेशन से हमने पढ़ा था टाइफाइड और कॉलरा होता है, ठीक है। तो टाइफाइड और कॉलरा जो हो जाते हैं वो वाटर कंटामिनेशन या फूड कंटामिनेशन से टाइफाइड या कॉलरा होता है। उसके बाद बाई कांटेक्ट, तो बाई कांटेक्ट यानी सिफिलिस, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं वो कांटेक्ट में आने से ही होती हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। किससे होता था सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है। उसके बाद वुंड से, चोट लगने से टिटनेस होता है, इसे चोट लगती है तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ये था। तो देखें अगर ए का टू इसी में है तो ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद फिर से मैचिंग है प्लेग, फाइलेरिया, बेरी टाइफाइड। अब बेरी क्या है, ये वाइटामिन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग वाइटामिन वाले में और अच्छे से पढ़ेंगे। प्लेग कैसे होता है, अफेक्ट द इंटेस्टाइन, नहीं। स्प्रेड थ्रू फ्ली बाइट्स, ठीक है। कॉज्ड बाय मॉस्किटो, नहीं, मॉस्किटो से हमने पढ़ा नहीं था। ड्यू टू विटामिन बी डिफिशियंसी, तो नहीं। इसमें क्या सबसे सही है, फ्ली बाइट से हमने पढ़ा था ना, प्लेग जो है फ्ली बाइट से होता है या रोडेंट से भी होता है, ठीक है। इसमें क्या दिया, ए का टू इसमें है तो ऑप्शन डी। बाकी देख लेते हैं, फाइलेरिया हमने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। फाइलेरिया जो है ये एक मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। बेरी जो है विटामिन बी की डिफिशियंसी से होता है। टाइफाइड हमने पढ़ा हुआ है, फूड कंटामिनेशन या वाटर कंटामिनेशन से टाइफाइड होता है और हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इसमें हाई फीवर होता है 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जैसे मिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 4-5 टॉपिक से 4-5 वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब से मिला के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब जब सब पढ़ लेंगे आराम से, इजी क्वेश्चन है सब, बहुत लोड लेने वाला चीज़ नहीं है। उसके बाद है कि टूथ डिके इज मोस्टली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन द माउथ बिटवीन बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स ऑफ टूथ डिके, ठीक है। तो टूथ डिके के लिए क्या सबसे बैक्टीरिया, और अगर इसमें देखें प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स तो नहीं होंगे, फैट्स भी नहीं होगा, सलाद, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। कोई भी चीज़ जो है जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनका कल्चर अगर किसी चीज़ पे ग्रो होता है तो शुगरी जो बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है उस पर इनका कल्चर जो है ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है, यानी इसको एनर्जी जो है ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड होती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक टाइप का शुगर ही है, सैकेराइड ही है। तो इसलिए जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट्स पार्टिकल हमारे मुंह में रह जाते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं, जिससे हमारा जो है टूथ डिके का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो गया, टूथ डिके जो है वो बैक्टीरिया और कार्बोहाइड्रेट के मैचिंग से होता है। ठीक है, देयर आर 4 मेन क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर कैरीज इंफॉर्मेशन। द टूथ सरफेस, इनेमल और डेंटाइन। जो टूथ होता है उसका सबसे जो ऊपरी परत होता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है उसको बोलते हैं इनेमल, ठीक है। ये जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो बताऊंगा मैं इसमें। तो इनेमल सबसे पहले जो होता है ये डिके करता है, ठीक है, मतलब ख़त्म होता है। उसके बाद कैरीज कॉजिंग बैक्टीरिया, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट सच एज सुक्रोज एंड टाइम्स, ठीक है। सुक्रोज क्या होता है, शुगर,
ठीक है। टाइम मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है 2 3 के। तो उसके बाद फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, द रीजन ऑफ डेंटल कैरीज इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। पीपल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सैलो हैंडपम्प आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। ठीक है। अब पूछा इसमें पीपल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सैलो हैंडपम्प आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। ठीक है। तो कॉलरा हमने पढ़ा था कि वाटर कंटामिनेशन फूड कंटामिनेशन से हो सकता है, सही है, हो सकता है ये। टाइफाइड मतलब कि टाइफाइड भी हमने पढ़ा था फूड और वाटर कंटामिनेशन से। जॉइंडिस भी जब आप पढ़ाऊँगा तो इसमें भी यही होता है कि ये जो गंदे पानी पीने से या ख़राब खाना खाने से तो जॉन्डिस की बीमारी जो है वो हो सकती है। तो ये तीनों हो सकता है, फ्लोरोसिस नहीं होता है। फ्लोरोसिस क्या होता है, जहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कॉस्मेटिक जो चीज़ें होती हैं उसमें फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो फ्लोराइड से क्या होता है, जब ज़्यादा कंज्यूम करने से जो टीथ है हमारे उस पर असर पड़ता है और जो टीथ है वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं उसको फ्लोरोसिस बीमारी बोलते हैं। ठीक है। तो ये फ्लोराइड से होता है, जब फ्लोराइड का कंटेंट किसी चीज़ में ज़्यादा हो जाता है। तो ये यहाँ पे यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है। बाकी तीनों तो वाटर कंटामिनेशन और फूड कंटामिनेशन से होते हैं। ठीक। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग जो वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न। ठीक है। मलेरिया, ठीक है, नहीं पढ़े हम लोग। कॉलेरा वाटर बॉर्न है, ये वाटर बॉर्न और फूड कंटामिनेशन से। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कॉलेरा, टीबी, टाइफाइड, ये तीनों बहुत बार पूछे गए और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तो याद करके अच्छे से जानना है किससे होता है, किस टाइप की डिजीज होती है, क्या सिम्टम्स होता है, कहाँ से होता है, कैसे इनका स्प्रेड होता है हमारे बॉडी में। ठीक है। सब पढ़ाया हुआ हूँ, इसको अच्छे से याद करके जानना है। उसके बाद स्मॉल पॉक्स जो है वायरल डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है लेकिन ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है, ये वाटर बॉर्न नहीं है, ये एयर के माध्यम से होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया 31 का सी, कॉलरा। ठीक है। कॉलरा इज एन एक्यूट डायरियल इलनेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन विद द बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरी। ठीक है। विब्रियो मतलब ऐसे वाले शेप वाले। अ पर्सन कैन गेट कॉलरा बाय ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड कंटामिनेटेड। ठीक है। वही चीज़ बत्ती हुई है। उसका टाइफाइड एंड कॉलरा टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट, वाटर बॉर्न डिजीज़। उसके बाद लेप्रेसी इज काज्ड बाय, पता था हमें, बैक्टीरिया। ठीक है। इसको याद रखना है कि हैंसेंस डिजीज़ भी बोलते हैं, हैंसेंस डिजीज़, हैंसेंस डिजीज़ भी बोलते हैं। ये एक नई इन्फॉर्मेशन है, ये मैं बताना भूल गया था। तो ये याद रखना है आपको कि लेप्रेसी जो होती है इसको बोलते हैं हैंसेंस डिजीज़, और किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। स्किन डिजीज़ है, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है। स्किन डिजीज़। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर काज्ड बाय वायरस एक्सेप्ट, पूछ रहा है कि इसमें सभी जो डिजीज हैं सब वायरस से होती हैं एक के अलावा। ठीक है। तो हमको पता है टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी से। ठीक, इजी क्वेश्चन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग। ठीक है। एंटीबायोटिक पूछा हुआ है। तो क्यूनिन जो है ये, इसको यूज किया जाता है जो क्लोरोक्विन होता है या मलेरिया में, इसको मलेरिया के यूज में किया जाता है। ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक नहीं है। एस्पिरिन जो है ये एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक मतलब कि जो दर्द निवारक होते हैं दवाइयाँ, ये एंटीबायोटिक होता है। इसमें से ये सल्फा गुनाडाइन और क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है। क्लोरामफेनिकॉल जो है ये एंटीबायोटिक है, ये भी और ये भी। तो सल्फा ऑल्सो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक और क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है। क्लोरामफेनिकॉल और सल्फोनामाइड जो है एक सल्फा ड्रग है। ठीक है। ऐसे कैसे सल्फा ड्रग है, सल्फा ड्रग भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये एंटीबायोटिक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई सही होगा, क्योंकि ये भी सही है और बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है। इसलिए नन मोर देन एबो। ठीक है। उसका द एंटीबायोटिक एमन द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पूरा हमने बताया था लिस्ट। पैरासीटामॉल नहीं है, पैरासीटामॉल दर्द निवारक दवा है। ठीक है। एस्पिरिन भी सेम वही एंटीपायरेटिक दवा है। ठीक है। फिर से सल्फाडाइजिन, ये भी मैंने बताया हुआ लिस्ट दिया था, बोला था इसको सल्फाडाइजिन को याद रखना है। सिल्वर सल्फाडाइजिन ये सब सल्फा ड्रग में मैंने आपको नाम याद करवाए थे। ठीक है। तो वो सब नाम ऐसा नहीं कि नहीं आता है, इसीलिए याद ही करवाए थे कि वो सब आते हैं नाम। ठीक है। सल्फाडाइजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, सल्फास एलाजाइन करके भी बताया था एक। ठीक है। तो वो सब नाम याद रखने हैं क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, कभी न कभी इधर उधर से आए ही हुई हैं। फिर से है एंटीबायोटिक मेडिसिन, एस्पिरिन हमको पता है नहीं है, पैरासीटामॉल पता है नहीं है, क्लोरोक्विन पता है नहीं है, इसमें से पेनिसिलिन ही है केवल। ठीक है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि जो कई सारे डिजीज पे असर करता है। ठीक है।
उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग या ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाइयाँ जो का मतलब बड़े रेंज पे किसी एक रोग पे असर करती हैं। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसमें से है क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है, ये याद रख लेना है कि क्लोरामफेनिकॉल जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। ठीक है, उसके बाद सल्फर ड्रग और इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये सब कल हमने पढ़ा हुआ था। सल्फर ड्रग क्या होती हैं और कैसे, क्या क्या इनके नाम है और कैसे इफेक्ट करती हैं, इनका साइड इफेक्ट क्या है, ये सब हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो सल्फर ड्रग्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर ड्रग्स आर एनी क्लास ऑफ सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंस पैरामीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, ये बताया था मैंने, सल्फोनामाइड बोलते हैं इसको। देर आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन although they have largely been replaced by this purpose by antibiotics। ठीक है, इसका यूज अब बहुत कम कर दिया गया है सल्फर ड्रग्स का प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, सल्फर ड्रग इज यूज फॉर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग, तो एंटी बैक्टीरिया, एंटीपायरेटिक नहीं होती हैं, एनाल्जेसिक भी नहीं होती है, एंटीसेप्टिक भी नहीं होती, एंटी बैक्टीरियल ड्रग हैं। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर ड्रग। ठीक है, सीवाजोल। पेंसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। एस्प्रिन पता है आपको, एंटीपायरेटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है, तो बचा क्या, सीवाजोल। सीवाजोल क्या है, सल्फा ड्रग है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आया हुआ 2017 में आया कि इसमें सल्फर ड्रग कौन से है। अब अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ गए होते तब भी आप वहाँ आराम से कर लेते, क्योंकि पेनिसिलिन हम पढ़ते हैं, पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है, ये हम पढ़ के जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हम पढ़े होते हैं कि ये एंटीबायोटिक है और स्ट्रेप्टोमाइसिस से निकाला जाता है, पेनिसिलिन को पेनिसिलिन नोटेटम से निकाला जाता है, हम पढ़ के जाते हैं। एस्प्रिन पता होता है, नॉर्मल दवाई है, डेली लोग यूज करते हैं इसको डेली लाइफ में। ठीक है, दर्द के लिए। तो अगर आप ऐसे देखें तो तीनों ही ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे उस क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, सीवाजोल। ठीक है, उसके बाद फिर सल्फर ड्रग फिर किस पे असर करता है, ये पूछा 2022 में। ठीक है, अब ऐसे फिर एक ड्रग का नाम दे देगा, इसमें पूछ देगा सल्फर ड्रग कौन सी हैं, तो इसीलिए इसके जो आया हुआ है वो तो याद करना ही है, उसके एक और आगे भी क्या पूछ सकता है। ठीक है, उससे घुमा फिरा के और क्या पूछ सकता है वो भी पढ़ के अच्छे से जानना है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मतलब कि मैंने बताया था कल कि कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और उस पे जो है किसी एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबायोटिक जो है वो असर नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लिया। कैसे रेजिस्टेंस पैदा कर लिया सब मैंने क्लास में बताया हुआ अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, या उस बैक्टीरिया को उस ड्रग से रेजिस्टेंस हो गया है। इसमें देखें कि क्या है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल। ठीक है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में है, ठीक है, और उसको डायबिटीज़ है, तो ये आपके हो सकता है जीन में होगी, आपको डायबिटीज़ आपको भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ। ठीक है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन मतलब वंशानुगत कोई चीज़ चली आ रही है। ठीक है, तो आपको भी हाई चांस है वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ये जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। तो इसकी वजह से आपको लग रहा है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होगा, इससे तो कोई रीजन हो नहीं सकता, क्योंकि मल्टी ड्रग क्या होता है, जब आप दवा खाना बंद कर देते हैं बीच में, आपने 5 दिन का कोर्स है, 3 दिन आपने दवा खाई और उसके बाद बंद कर दिया क्योंकि आपको सिम्टम्स को आराम होने लगा, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया अच्छे से किल नहीं होता है और वो उस ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। फिर जब आप वही दवा सेम दवा फिर से खाएंगे तो आप वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं और आपको आराम होगा नहीं, इसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जेनेटिक्स से कोई चीज़ चली आ रही है तो वो उसका कोई ड्रग से लेना देना है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हट गया। तो अगर 1 हटा दें तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, बचे क्या 2 3 और 2 3 और 4। अब इसका ये मतलब है कि 2 3 तो सही ही हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है, हमको केवल चेक करना है चौथा। चौथा है कि मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज इन सम पीपल। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को गठिया बहुत दिन से चला हुआ आ रहा है, ठीक है, या रिमोटाइड आर्थराइटिस था एक जनरेशन में, वो इसमें भी आ गया अगले जनरेशन में, तो इससे ड्रग्स बैक्टीरियल जो है माइक्रोबियल पैथोजन जो हैं उससे ड्रग रेजिस्टेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्रॉनिक मतलब होता है कि बहुत लंबे समय से कोई एक बीमारी आपको हो, ठीक है, 5 10 साल 20 साल 25 साल आपको बीमारी है ही, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है ड्रग रेजिस्टेंस पे। अगर आपको गठिया है, ठीक है, आपको 10 साल बाद भी रहेगा, तो आप उसका दवा खाएंगे तो उससे रेजिस्टेंस नहीं पैदा होगा किसी बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज रिलेटेड है ही नहीं। तो इस हिसाब से देखें चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो बचा क्या 2 और 3।
अब 2 और 3 क्या है, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज। सही बात है, मैंने भी बताया ना कि आप जब मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक आपको दी गई, 5 दिन का कोर्स है उसको, डॉक्टर आपको बोला कि आपको इसको 5 दिन खाना है, ठीक है। अब आप क्या किए, उसको 3 दिन खाए, क्यों? क्योंकि आपको सिम्टम से आराम हो गया, आपको लगा कि आप ठीक हो गए हैं। आप 3 दिन दवा खा के उस दवा को बंद कर दिया वहीं पे। अब 2 दिन का कोर्स बचा हुआ था, अब बैक्टीरिया मान लीजिए 80% किल था, 20% जो बैक्टीरिया बचा हुआ था वो दोबारा ग्रो कर जाएगा, ठीक है, और आपको सिम्टम्स वापस आने लगेंगे। अब क्या होगा, जब आप वही सेम एंटीबायोटिक दोबारा खाएंगे तो ये उसके ऊपर एकदम असर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट डोज हुआ आपका, ठीक है। आपको 5 दिन खाई थी दवा, आपने 3 ही दिन खाई, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनकरेक्ट डोज, ठीक है। तो इससे बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। तीसरा है यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। लाइव स्टॉक फार्मिंग मतलब कि जैसे मुर्गी पालन या पशुपालन में जो होता है, हमको इनको एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे सबके बॉडी में एंटीबायोटिक पहुंचता है, उससे रेजिस्टेंस हो जाता है बैक्टीरिया को। तो ये दोनों ऑप्शन 2 और 3 जो है इसमें सही होंगे, ठीक है। उसमें इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, जो डेटा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको क्लास और ये PYQ वाली क्लास, ये दोनों आप 1.5x पे करके देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। 1.5 घंटे में आपका हमेशा के लिए चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई आलस नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन आता ही है इस सब्जेक्ट से, तो इसको अच्छे से एक बार कर लीजिए, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले क्लास में शुरू करेंगे वायरस और वायरल डिजीज़, ठीक है। तब तक के लिए क्लास देखते रहिए जो बैकलॉग हो। धन्यवाद।